नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। न्यूज रिपोर्ट से पूर्व सुनिए एक बौद्ध भिक्षु का संदेश। मैं बनते अनागारिक विनाचार्य और मैं कहना चाहता हूँ देश के उन शोषित पीड़ित जातियों के लोगों से कि वो कब तक इस तरह से शोषित होते रहेंगे, कब तक ये लोग अपने आप को दूसरों के सामने समर्पित करते रहेंगे, कब तक ये लोग दूसरों का जुल्म सहन करते रहेंगे, कब तक इस देश के अंदर पशु तुल्य जीवन जीने पर मजबूर रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस समाज के उन नौजवान साथियों से, उन नौजवान लोगों से कि जो अपने इस भविष्य को संवार नहीं सकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन लोगों का इस जीवन में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर जन्म लेता है तो मनुष्य स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार से जीता है। अगर मनुष्य को सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार प्राप्त ना हो तो उसको पशु से भी नीचा माना जाता है। और पशु से नीचा जीवन जीना मनुष्य की हिफाजत में नहीं, मनुष्य की खिदमत में नहीं, मनुष्य के अपमान में होता है। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र की गोंदिया यूनिट के महासचिव इंजीनियर स्नेहा गड़क पायले के द्वारा लगातार कैडर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी से बहुजनों का उन्होंने आगाह किया है। देखते हैं रिपोर्ट। जब यहाँ पर सरकार बनती है, स्थायी सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2002 में वो संविधान समीक्षा आयोग बनाते हैं। और जिस कांग्रेस ने इस देश में संविधान को लागू नहीं किया 50 सालों तक, और बीजेपी की जैसे सरकार बनती है तो बीजेपी क्या करती हैं, संविधान समीक्षा आयोग बनाती हैं। फिर जब आरएसएस के जब लोग आते हैं, जब बीजेपी के जो लोग आते हैं वो संविधान विरोधी हमेशा वक्तव्य करते हैं, संविधान विरोधी बातें करते हैं। अभी बीच में मुझे उनका नाम नहीं, अनंत हेगड़े, उन्होंने बीच में अभी जब 2014 के चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो वो कहते हैं हम तो संविधान बदलने के लिए ही सरकार में आए हैं। इस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं, इस प्रकार की वो बातें बोलते हैं। इसका मतलब समझ में आता है जो संविधान इस देश के बहुजनों का ही हितों का नहीं है, इस देश के SC ST OBC के और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का ही हितों का नहीं है। इसके साथ साथ इस देश में सवर्णों के भी हितों का संविधान है, सवर्णों के लिए भी उतना ही संविधान है। सवर्णों को जैसे एक वोट का अधिकार है वैसे ही बहुजनों को भी एक वोट का अधिकार है। सवर्णों को जिस प्रकार से पढ़ने लिखने का अधिकार है उसी प्रकार बहुजनों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। बहुजनों को जिस प्रकार से राजपाट करने का, लोकतांत्रिक पद्धति से आमदार खासदार बनने का, सांसद विधायक बनने का अधिकार है, वैसे ही उनको भी है। बाबा साहब ने संविधान के अंदर किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ अन्याय नहीं किया। लेकिन जब सरकारें बनी उन्होंने संविधान के माध्यम से ही हमारा गला घोटने का काम किया, हमारे प्रतिनिधित्व को स्वीकार न करते हुए उसे कम करने का काम किया। OBC के साथ क्रीमिलियर का नाटक खेला, आदिवासी समाज के साथ भी आज अलग अलग समस्या आदिवासी समाज फेस कर रहा है। आज आदिवासी समाज को ज़बरदस्ती से उसे गुनहगार साबित करने के लिए अगर कोई तुला हुआ है तो इस देश की कांग्रेस ने ही यह काम शुरू किया था। अब आज बीजेपी कर रही हैं। उसके बाद इस देश के अंदर मुस्लिमों की सुरक्षा का जो सवाल है वो भी अगर है तो वो भी सिर्फ बीजेपी की आइडियोलॉजी के कारण है, कम्युनल आइडियोलॉजी के कारण है। और ये आइडियोलॉजी जो है ये आपको मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस थी, कांग्रेस से आरएसएस बनी, आरएसएस से बीजेपी बनी, ये सारे जो है एक दूसरे के बच्चे हैं। ये एक ही माँ के अलग अलग चेहरे के बच्चे हैं और वो आपके साथ है, आपके सामने है। और अगर आप इनमें अगर आप अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं तो ये आप बहुत ही गलत जगह अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। यहाँ आपका भविष्य नहीं है। इन्होंने इतिहास में कभी आपका काम नहीं किया, आपके लोगों के लिए काम नहीं किया, आपके उत्थान के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। और मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं, जैसे बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब ने किताबें लिखी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, तो साथ ही बाबा साहब उसमें लिखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से षड्यंत्र करके आपके हक अधिकारों को लूटा, किस प्रकार से आपको अधिकारहीन कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। वही बाबा साहब आगे बिवेड गांधी भी एक किताब लिखते हैं कि गांधी से सावधान। आपको हमेशा आप अगर कहीं जाते हैं, सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको आजू बाजू के घरों में एक लिखा हुआ मिलता है, एक कागज पर लिखा हुआ होता है, एक बोर्ड लिखा हुआ होता है कि कुत्ते से सावधान। लेकिन आपके इस देश के बहुजन समाज के पितामह, इस देश के बहुजन समाज के मसीहा, वो लिखते हैं कि गांधी जी से सावधान रहिए, गांधीवाद से आपने सावधान रहना है।
और किसी से सावधान नहीं रहना है। जब बहुजन समाज के लोग राजनीति में जब अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और जब मान्यवर कांशीराम साहब यहाँ पर राजनीति को स्टैंड करते हैं और राजनीति में जब वो बहुजनों की जब बात करते हैं, तब मान्यवर कांशीराम साहब का जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो एनालिसिस है, उनका जो आकलन है, उस हिसाब से वो भी अपनी भाषा में कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी उसी प्रकार है जैसे बाबा साहब ने कहा कांग्रेस, उस समय कांग्रेस ही एकमात्र दुश्मन हमारे सामने था बाबा साहब के समय में। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस चवन्नी देकर सदस्यता देती थी, लोगों को कहती थी कि आप चवन्नी दीजिए और कांग्रेस के सदस्य बन जाइए। और बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य आपको नहीं बनना है, कांग्रेस यह जलता हुआ घर है। बाबा साहब आपको गांधी जी से सावधान, गांधी की कांग्रेस से सावधान कर रहे हैं, गांधी जी के कांग्रेसवाद से आपको सावधान रहने के लिए कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उसके आपको चवन्नी के भी सदस्य नहीं बनना है। उसके बाद हमारे जो महापुरुष आते हैं जिन्होंने राजनीति में जब अपनी जड़ें जमाई, तो उन्होंने भी बताया कि जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस यह अगर साफनाथ है, अगर ये साफनाथ है, ये डसता है, तो जिस प्रकार आपको जहरीला सांप डसता है और आप मर सकते हैं, इतना जहरीला है, वैसे ही बीजेपी भी नागनाथ है, वो भी डसेगा तो ही मरना है, मौत निश्चित है। आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, अगर आप दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो आप अपने मौत को चुन रहे हैं, अपने भविष्य के मौत को चुन रहे हैं, अपने भविष्य के अंधकार को चुन रहे हैं, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ रह सकता है, तो जाहिर है संवैधानिक भारत में संविधान को मानने वाला पक्ष अगर कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। कांशीराम साहब का कहना था कि हम कोई और घोषणा पत्र को नहीं मानते, हम सिर्फ यही चाहते हैं जो कांग्रेस ने संविधान को लागू नहीं किया, हम उसी संविधान को लागू करना चाहते हैं और उसी संविधान से यहाँ पर बहुजन हिताय और बहुजन हिताय सुखाय का भारत निर्माण हो सकता है। वही इस देश के अंदर अब 2014 से सरकारें बन रही है, केंद्र में बन रही है, बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें बन रही है। तो अब हमारे लोगों को लगने लगा है कि नहीं अरे यार बीजेपी बहुत खराब है भैया, बीजेपी को अब हम हरा के रहेंगे। तो हमारे लोग ऑप्शन कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमारे लोग ऑप्शन ढूंढ रहे भैया कांग्रेस में। उनको लग रहा है कि कांग्रेस बड़ी अच्छी होगी, कांग्रेस अच्छी होगी, तो कांग्रेस में वो अपना भविष्य ढूंढने लगे हैं। कई सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, अब कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जैसे कि अब एनआरसी हो गया, जहां पर आप भारत के है कि नहीं, ये सवाल खड़ा करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है कि अगर आप है तो भैया कागज़ दिखाओ, नहीं है तो फिर आप भारत के नहीं हो, आप कहीं पाकिस्तान चले जाओ, आप बांग्लादेश चले जाओ, या फिर आपके लिए क्या कहते हैं अभी जिसे आपके लिए ऐसा सेंटर है जहां पर आपका कोई नागरिकत्व नहीं रहेगा, आप ना नौकरी मांग सकते हैं, ना आप शिक्षा का अधिकार मांग सकते हैं। इस प्रकार से आप ये व्यवस्था यहाँ पर बीजेपी ने लाई है। उसके साथ प्राइवेट सेक्टर को उसने पूरा 100% उसे मान्यता दे दी जिसे कांग्रेस ने शुरू किया था। इसका मतलब जैसा होता है कि अगर हमारी इधर खेती बाड़ी मराठी में कहते हैं कि एक आना खार पेरलन, दूसरा ना परल आवलन, वैसा हो गया है कि वो जो है वो वहाँ पर खेती करने के लिए वो भूमि उपजाऊ बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, और जो बीजेपी जो है वहाँ पर वो खेती लगा रही है, वहाँ पे वो बीजा डालने का काम कर रही है। ये बातें हमारे सामने आ रही है। वहीं पर सारे जो प्रोफेशनल्स है प्रोफेशनल एजुकेशन जहाँ पर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल ऑफिसर बनते हैं, ये सारे जो क्षेत्र है यहाँ पर जो हमारे लोग पहुँच रहे थे, वहाँ पर आए दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखिए लॉकडाउन चल रहा है, हम लॉकडाउन के साथ हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में पूरे देश के अंदर दुकानें बंद है, सारे ऑफिशियल काम बंद है, तहसील कार्यालय बंद थे, अभी तक तो बंद थे, अभी चालू हुआ है, थोड़ा बहुत चालू हुआ है, उसकी लिमिट है, स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुजनों के विरोध में जो प्रक्रिया हो रही है, बहुजनों के विरोध में जो उनके फैसले सुनाए जा रहे हैं वो नहीं रुक रहे हैं। संसद में प्रस्ताव पारित होते जा रहे हैं बहुजनों के विरोध में, आरक्षण के खिलाफ में बातें वो पारित करते जा रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में
मजदूरों का एक तरफ मजदूरों की समस्या हमारे देश के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर हमारे विरोध में षड्यंत्र पर षड्यंत्र होते जा रहे हैं। संविधान विरोधी कारनामे सरकारें करती जा रही हैं। अगर आप इसका आकलन करते हैं, आप अगर जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से ये हम कोरोना ग्रस्त हुआ है भारत, तब से आप देखो तो हमारे लोगों पर हमले हुए हैं। आज ही जो है बहुजन समाज पार्टी के कानपुर के नेता उनकी हत्या हो गई है, उन्हें गोली मार के उनकी हत्या हो गई और मीडिया कह रही कि अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। क्या है ये? हमारे नेताओं की हत्या हो जाती है और अज्ञात लोगों ने कर दी कह दिया जाता है क्या? तो इस प्रकार से प्रशासन भी जो है वो मनुवादी व्यवस्था के साथ हमको नजर आता है और ये भी एक प्रकार का अन्याय है। संविधान के सामने न्याय सबको समान मिलना चाहिए, चाहे वो बहुजन समाज का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ये शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सवर्ण हो। न्याय सबके लिए सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न्याय की जो परिभाषा है वो मनुवादी सरकारों ने इसे बदल दी है। यहाँ अब न्याय की याचना आप सरकार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो होता है जिसकी देखरेख में आप थे, जिसने आपकी सुरक्षा का जिम्मा लिया था, वही आपकी सुरक्षा का वही आपका हत्यारा बना हुआ है, वही आपको मुख्य धारा में नहीं लाना चाहता, वो ही आपको बंधक बनाए रखना चाहता है। फिर से स्कॉलरशिप यहाँ पर ख़त्म होते जा रही है। आज सारे स्कूल कॉलेज बंद है। अभी फ़िलहाल जो है हर जिले को ऐसा आदेश है कि आप अपने लेवल पर अगर आप चालू कर सकते हैं स्कूल कॉलेजों को तो करें, लेकिन इसका जिम्मा नहीं है कि अगर किसी को कोरोना होता है या कोरोना से ग्रसित होता है या फिर लक्षण पाए जाते हैं या संदिग्ध होता है, इसकी जिम्मेदारी वहाँ का जो स्थानिक प्रशासन है वो लेगा। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस प्रकार से जो है हमारा जो है जो मनुस्मृति ने जिस प्रकार से हमारा शिक्षा के अधिकार पर नियंत्रण रखा था और आपको नहीं दिया, बहुजन समाज को नहीं दिया, उसी प्रकार से आज ऐसा है। अब लोग भी है कि कोरोना जैसी महामारी को हमारे लोग कैसे फेस करें। हमारे डॉक्टर्स के पास जब कुछ साधन नहीं थे और कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स के पास कोई साधन नहीं था, तब भी वे लड़ रहे थे, आज भी वो लड़ रहे हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन सरकार हाथ खड़े कर दी जा रही है। लोगों के पास मजदूरी उनकी बंद हो गई, रोजी रोटी की ये समस्या रही। इन 3 महीनों में लोगों ने क्या खाया, कैसे जिए, कैसे उन्होंने गुजर बसर किया, कोई सुध सरकार नहीं ले रही। कोई सरकारी आदमी, कोई सरकारी का प्रतिनिधि हम तक नहीं आ रहा, समाज तक नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई भी समाज हो उस तक नहीं पहुंच रहा है। अगर तकलीफ में अगर कोई रहा होगा तो कौन रहा होगा, ये सही मायने में आकलन करने का यह समय है। मजदूरों ने भी सही फैसला लेने का समय है। आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर चुनाव हैं। चुनाव पर यहाँ पर 144 करोड़ की LEDs लगाई जाती है और बूथों पर लगाई जाती है। आज बहुजन समाज पार्टी को अगर इस प्रकार के हम खर्चे नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी आप देखो तो जो दलितों, शोषितों, आदिवासियों, किसानों, गरीब मजदूरों की जो पार्टी है, आज ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कर सकती, जो कि देश में तीसरे नंबर पर है और वो प्रतिनिधित्व करती है 85% बहुजन समाज के लोगों का, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र की सरकारें यहाँ आपको मजदूरी तो नहीं करने दे रही है, उसके साथ साथ आपके खाने पीने की जो समस्या है, रोजमर्रा की जिंदगी आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार संवेदनशील नहीं है। लेकिन वो अपने चुनाव के लिए LED के माध्यम से अपना प्रचार वो कर रहे हैं और देखो उनको चुनाव कितना प्यारा है लोगों से ज़्यादा। अब तो ऐसा समय ना आ जाए कि वो आपके वोट की भी ज़रूरत उन्हें ना हो, भविष्य में वो आपके वोटों को भी मान्यता ना दे और वो कहेंगे NRC के माध्यम से वो आपसे कहेंगे कि आप तो भारत के है ही नहीं, तो आपका वोट हमारा काम का नहीं है। और इस प्रकार से हम आशंका जता सकते हैं कि आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है और कितना डेंजर हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो साथियों, बताने का मतलब यही था कि हमारे महापुरुषों ने अलग अलग समय पर इसी विचारधारा के साथ संघर्ष किया है।
मान्यवर कांचीराम साहब ने इसी विचारधारा के साथ संघर्ष किया है। बहन जी ने भी इसी विचारधारा के साथ संघर्ष करते हुए आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकतवर नेता है, सबसे बड़ी ताकतवर नेता। आप देखिए, आप बहुजन समाज के अंदर अगर आपको लगता होगा कि कोई और ताकतवर नेता है तो आप आकलन कर दीजिए, जिसमें कि सबसे वरिष्ठ और सबसे ताकतवर अगर कोई नेता है तो वो एक महिला है और वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक कांग्रेस जैसे और बीजेपी जैसे दो बहुत बड़ी मनुवादी शक्तियों के साथ, ताकत के साथ कोई संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, तो वो बहन मायावती जी है। और हम अगर ये चाहते हैं, अगर हमको लगता है कि बीजेपी बहुत नालायक है, बीजेपी जिस प्रकार से एक पत्थर है और बीजेपी पर अगर हमने सर पटका, पत्थर पर अगर हमने सर पटका तो हमारा सर फूट जाएगा और हमारा खून निकल आएगा और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच सकती है। और फिर हमारे लोगों को लगता है कि इससे सॉफ्ट जो है, इससे थोड़ा नरम जो है ये कांग्रेस है, तो कांग्रेस पर मतलब कि ईंटों पर या फिर मिट्टी के ढेले पे हमने अपना सर पटकना चाहिए। तो यह बहुत ही गलत बात है। अगर आप पत्थर पर भी सर पटकते हैं तो खून निकलना है, अगर आप ईंटे पर भी सर पटकते हैं तो आपका खून निकलना है, नुकसान समाज का होना तय है। तो जिसने संविधान का विरोध किया, संविधान सभा में बाबा साहब का विरोध किया, संविधान के मूल तत्वों को लागू करने का जिस कांग्रेस ने विरोध किया, वो हमारा रहनुमा नहीं हो सकता, वो हमारा रहबर नहीं हो सकता। और जो बीजेपी यहाँ पर कम्युनल विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा को लेकर अपने जड़ें जमाए हुए है, अक्सर इस देश के अंदर वातावरण को गर्म करते हैं, हिंदू मुसलमान को लेकर, राम रथ को लेकर, रामराज को लेकर, राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर जो वातावरण गर्म करते हैं। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को भी टारगेट किया जाता है, शेड्यूल कास्ट को टारगेट किया जाता है, आदिवासी कम्युनिटी को भी टारगेट किया जाता है, ओबीसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, धार्मिक अल्पसंख्यक को टारगेट किया जाता है। उसके बाद भी अगर हम इस बात का आकलन नहीं कर पाए तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है इसका क्या यूज़ रहेगा। तो पढ़े लिखे युवा वर्गों से अतः मेरी यही अपील है कि आप समाज को ये जो कांग्रेस और बीजेपी की जो बहुजन विरोधी नीतियां हैं इससे मुखातिब कराए, उन्हें बताए कि ये इस प्रकार से बहुजन विरोधी ये नीतियों पर काम कर रही हैं। हमारी अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, हमारे खुद की पार्टी है, हमारी खुद की राजनीतिक पार्टी है, हमारी खुद की राजनीतिक ताकत है, शक्ति है, उसको ही हमने बढ़ाना चाहिए, ना कि कांग्रेस से हमने उम्मीद करना चाहिए कि वो हमारा आकर भला करेगी। जो इतिहास में उन्होंने आपका नहीं किया, आपके बाप दादाओं का नहीं किया, आपके पूर्वजों का नहीं किया, आपका भी नहीं करेगी, आपके बच्चों का भी नहीं करेगी। आने वाले समय की मांग यह है कि बहुजन समाज में जितने भी मजदूर आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोग आते हैं, SC ST OBC के लोग आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, इनको सबक लेना चाहिए कि इतने सालों से 60 से 70 सालों से कांग्रेस बीजेपी को जिन्होंने मौका दिया, उन्होंने इस देश के अंदर बहुजन समाज का सत्यानाश करके रख दिया। अब हम अगर उससे सबक लेते हैं और इस देश के अंदर बहुजन भारत निर्माण करने में अगर हम कामयाब हो सकते हैं तो बात बन सकती है।